आज के क्लास में हम लोग 2018 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इस तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा से कर लें ताकि आने वाला एग्ज़ाम में हमको प्रॉब्लम ना हो। और इस ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, रटिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव रटने से आप ऑब्जेक्टिव जाकर सॉल्व नहीं कर पाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, मन का संतुष्टि मिलेगा कि हमको इतना ऑब्जेक्टिव आता है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा तो ये आंसर है, कैसे आता है समझ में नहीं है, ठीक है ना। तो नया क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप इसको मतलब अगर मान लो तो तुम 10 साल का ऑब्जेक्टिव रट कर बैठा है, 10 साल का ऑब्जेक्टिव रटने से अच्छा है कि 5 साल का, अगर हम 5 साल का ऑब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ तब एग्जाम दे, ठीक है ना। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बोर्ड पे देखिए, देखते जाइए कैसे कैसे हो रहा है, सब समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए प्लेन शीट के कारण, ठीक है ना। एक प्लेन शीट है, पढ़ाए थे कि अगर एक प्लेन शीट दिया हो, एक प्लेन शीट होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेन शीट। इस पे जब हम चार्ज रखते हैं तो सरफेस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इस पे प्लस चार्ज है और इस चार्ज से इसके कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, आर दूर जाकर जब हम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो फार्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। फार्मूला ही होता है, प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा बराबर क्या होता है, तो चार्ज बाई, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई इस प्लेट की एरिया। देखिए इसमें ऑप्शन कौन होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है। अगर दो प्लेट हो, समझो बात को, मतलब अगर इसी में बोला जाए कि अगर दो प्लेट हो, इस पे एक पे प्लस सिग्मा है और एक पे माइनस सिग्मा है, मतलब कैपेसिटर की बात कर रही है यहाँ पे। किसका बात हो रही है, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, जिसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इन चीज़ को याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कैपेसिटर के बारे में जिक्र किया है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा, कैपेसिटर के बारे में जिक्र नहीं किया है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा, ठीक है। उसके बाद एक और बताए थे, प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी याद करो, उसको ही बता देते हैं कि अगर एक रड हो जिस पे चार्ज हम डाल दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा बराबर क्या था, टोटल चार्ज बाई इस रड की लंबाई, और उसके कारण आर दूर जाकर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या होता है, सिग्मा बाई, सॉरी, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसके रड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और कैपेसिटर में दो प्लेट हो जिसके कारण अपोजिट चार्ज दिया हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना, लेमडा बराबर क्या होता है, चार्ज बाई लेंथ होता है। समझ में आई ना, ठीक, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दो कैपेसिटर दिया है, दोनों को किसमें कनेक्ट किया गया है, सीरीज में, और जिसके साथ एक बैटरी से जोड़ दिया गया जिसका पोटेंशियल है 1200 वोल्ट। तो कह रहा है कि पोटेंशियल बताइए 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के पास। देखिए कैपेसिटर जो सीरीज में जोड़ा गया कितना फैराड का है, क्वेश्चन में दिया, इसको C1 बोल दिया, 2 माइक्रोफैराड। C2 है, इसका जो वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया जिसका बैटरी का जो पोटेंशियल है 1200 वोल्ट होता है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो सीरीज में जोड़ा गया, तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर जो सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल अलग होता है। इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1200 आएगा दोनों को जोड़ने के बाद। तो इसका कह रहा है इसका पोटेंशियल बताइए, क्या बताइए इसका हाँ पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल पता करने के लिए Q बराबर CB जो होता है, भी पता करने के लिए C है आपके पास, चार्ज तो पता होना चाहिए कि इसमें कितना चार्ज का सप्लाई हो रहा है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, जो चार्ज इसका पा जाएगा वही चार्ज इसका पा जाएगा। तो मेरा पहला मकसद यही होगा कि चार्ज निकाल लेना। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों कैपेसिटर को पहले जोड़िए, भी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो सीरीज में हम बताए थे ट्रिकली कि अगर 2 कैपेसिटर हो और तुमको C इक्विवेलेंट निकालना हो तो दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और नीचे जोड़ देना। मल्टीप्लाई करो, 2 4 2 + 4 8 6 काट देंगे तो आ जाएगा 4/3।
3 हो गया। सी इक्विवेलेंट मिल गया आपके पास, भी है, क्यू तो मिल जाएगा, क्यू बराबर होता है सी भी। सी का वैल्यू रखिए 4/3, भी कितना है 1200, काट देंगे 400, यहाँ पे 1600 माइक्रो कूलम, जो भी है माइक्रो फराड में तो माइक्रो कूलम। कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है 1600। क्लियर है यहाँ पे। अब इसका पोटेंशियल पूछा है क्वेश्चन में, तो पोटेंशियल निकाल लेंगे। चार्ज की जगह पर रखिए 1600, सी दिया हुआ है आपको 2, और कितना निकालना, भी निकालना, इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा पोटेंशियल 800। बहुत आसान है कि नहीं। चार्ज निकाल लेंगे, पोटेंशियल। जैसे अब इसका पूछता तो रट कर बैठेंगे कि 800 आंसर होता है, नहीं निकालेंगे। इसका अगर पूछता तो इसका भी निकाल लेते हैं। क्यू बराबर क्या होता है सी भी। चार्ज तो सेम होता है, इसके पास जितना चार्ज आएगा उतना इसके पास आएगा। तो चार्ज कितना है 1600। सी आपका कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 4, भी निकालना है, काट दो, कितना हो जाएगा, चार्ज होगा 16, 400 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आपको फिगर दिया हुआ है इस तरह का, स्क्वायर के शेप में, और इसके कॉर्नर पे चार्ज दिए हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम बहुतों करवाए हैं, कैपिटल क्यू, स्मॉल छोटा क्यू, छोटा क्यू। ठीक है ना। इनका दूरी r है। अगर डिस्टेंस r होता है तो डायगोनल आप जानते होंगे √2r होता है। अगर a है तो √2a होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स है कैपिटल क्यू की जगह पे 0 है। मतलब कैपिटल क्यू यहाँ भी है, कैपिटल क्यू यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो फोर्स निकालते हैं सारे चार्ज की वजह से, वो कितना है 0 है। चाहे यहाँ पे निकालेंगे, और 0 है तो बताइए कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का जो वैल्यू का जो रेशियो है कितना है। तो पहले निकाल कर देखते हैं फोर्स। तो फोर्स जब भी लगता है तो 2 चार्ज में लगता है, प्लस प्लस रिपेल करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं या यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कैपिटल क्यू की जगह पे जो फोर्स 0 है। तो इस चार्ज का इसमें फोर्स कितना लगेगा, देखिए प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करता है। तो हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की तो बात कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ की बात कीजिए। तो इस चार्ज का इसमें फोर्स कितना लगेगा इधर, ठीक है, प्लस प्लस रिपेल करता है, तो कितना फोर्स लग रहा है F। इस चार्ज के कारण यहाँ भी तो पेयर बन रहा है, जिसके कारण इधर फोर्स लगेगा F। तो देखिए तो दोनों फोर्स सेम है, F F, तो नेट फोर्स किधर जाएगा 20 से। तो आप पढ़े हैं कि अगर ए एंगल आपका अगर थीटा है, ये क्यू है, इसके लिए लिखा गया था, ठीक है ना। ये थीटा है और ये भी थीटा है, इसका कंपोनेंट होता है F cos थीटा और F cos थीटा। इसका होगा ना F cos थीटा और इसका भी होगा F cos थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2F cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण भी तो यहाँ फोर्स लगेगा, तो ये दूरी अलग है, तो इधर हो जाएगा, अब प्लस रिपेल करेगा सेम डायरेक्शन, इसको क्या मान लेंगे F1 मान लेंगे। सब फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या नेट फोर्स 0, मतलब इतना का जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 2F cos थीटा F1 = 0। देखिए 2F का वैल्यू देखिए, ए फोर्स निकालिए चाहे ये निकालिए, वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि चार्ज सेम डिस्टेंस सेम। तो क्या होता है F का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला ही ना होता, K 2 चार्ज होते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो F जो लगा है 2K 2 चार्ज बड़ा छोटा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था R का स्क्वायर, प्लस नहीं cos थीटा बाकी है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे cos एंगल कितना बन जाएगा, टोटल है 90 डिग्री, तो ये थीटा चाहिए थीटा 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 हो गया। थीटा कितना बन रहा है 45 डिग्री। अब हम निकाल रहे हैं क्या F1। तो देखिए F1 किसके बीच में लगा है, इन दोनों के बीच में लगा है, तो फॉर्मूला वही होगा K, ठीक है ना, दोनों चार्ज बड़ा क्यू बाई दूरी का स्क्वायर मतलब √2 R का स्क्वायर = 0। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे
इसको क्या करो कि 2k इसको एक बार लिख लेते हैं, आपको अच्छा सा समझ में आएगा। इसको इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा k बड़ा Q, और इसको करेंगे तो लिख सकते हैं 2r का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अब क्या कीजिए, इस k से k को काट देंगे, k से k को काट देंगे, एक चार्ज से एक चार्ज कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2q, नीचे बचा √2 प्लस √2 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा -q/2। यहाँ तक आया। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कीजिए। इसका जो वैल्यू आएगा देखिए आप 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं ना, तो एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √2q इक्वल टू -q/2 अब क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में रेशियो पूछा है कैपिटल Q / स्मॉल q, तो कैपिटल Q है, स्मॉल q यहाँ चाहिए, इसको इधर भेज देते हैं q, इस q को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√2 माइनस कैपिटल Q / स्मॉल q, यही ऑप्शन होगा। माइनस इसमें नहीं दिया हुआ है, मतलब माइनस हटा के देखिए कौन आंसर आ रहा है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन कौन होगा बी, ठीक है ना। माइनस हटा देंगे क्योंकि माइनस ऑप्शन में नहीं बोला है, तो नहीं छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, अगर कोई बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। यहाँ पे केवल क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन बॉडी इज चार्ज, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि बॉडी निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी पे निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को लेने से ना चार्ज हुआ है, लेने से माइनस होता है, देने से प्लस होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ना कुछ मास होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर कोई बॉडी, इफ़ अ बॉडी निगेटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी आपका निगेटिव चार्ज है, इफ़ अ बॉडी निगेटिव चार्ज, तो उसका देन जो उसका जो मास होता है इंक्रीज कर जाता है, देन मास जो होगा उसका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका जो मास होगा डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। ये नीचे एरो का मतलब क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉडी जो है व्हेन बॉडी इज चार्ज, तो बॉडी चार्ज है तो मास बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव भी तो चार्ज है, पॉजिटिव भी तो चार्ज है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ पे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सम इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण पोटेंशियल बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला। तो डाइपोल में हम पढ़े थे कि डाइपोल में एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। ये दूरी हो गया, सेंटर होता है एल होता है और एल होता है, ये सारे सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 3 कंडीशन होता है। एक होता है कि अगर आप इन दूर से इधर जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्जियल, पहले जान जाइए एक्जियल बोलते हैं। इधर जाते हैं तो इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल। और कहीं भी जाए एनी फील्ड में, मान लेते हैं जाए, इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो इसको बोलते हैं एनी पॉइंट। कितना एंगल पे गए हैं तो ये थीटा, ये तो 90 डिग्री। एक्जियल होता है, इक्वाटोरियल होता है और एनी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट पे जाए। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि एक्जियल पे जो होता है पोटेंशियल वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। ये एक्जियल का बात है। इसी को लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं KP बाई के, अरे क्यू कहला रहा है, KP बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे हम पोटेंशियल बताया था, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इधर जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो इक्वाटोरियल पर जो भी पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है। एनी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है भी बराबर वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यही तीनों फार्मूला हम याद रखेंगे कि इस पे इक्वाटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे 1/p बाई आर स्क्वायर होता है, पी कॉस थीटा बाई आर, थीटा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, तो देखिए ऑप्शन में तो 0 दिया नहीं है कि हम ए बोलें, तो मतलब जो भी है आर ही की टर्म में दिया है, तो देखिए तो पोटेंशियल जो है इन्वर्सली है 1/r स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर और इसमें भी आर स्क्वायर, तो बोल देंगे पोटेंशियल इन्वर्सली है किसका 1/r स्क्वायर का, ठीक है ना, इतना ही बोला है, मतलब 5 का जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन फॉर्मूला में याद रखेंगे, फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम पढ़ाए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देखिए लो देख लो देख लो देखो देखो इधर 2kp बाई आर के पावर क्यू बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, 2kp बाई आर के पावर क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए थे, kp बाई आर के पावर क्यू बताए थे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, मतलब k का मतलब वही है, kp cos थीटा बाई आर के पावर क्यू, मतलब यहाँ क्यू आ जाता है, यहाँ भी होगा 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इतना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी, मतलब आंसर दे दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कम से कम कितना जोड़ा जाए कि 5 बन जाए, समझ में आ रहा है। 2 माइक्रोफैराड वाले जैसे मान लेते हैं एक आपके पास कंटेनर है, ठीक है ना, उसमें 2-2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर रखा हुआ है, 2-2 माइक्रोफैराड वाला बहुत सारा कैपेसिटर है, लेकिन 2-2 माइक्रोफैराड वाला है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें से कितना जोड़ा जाए सीरीज या पैरेलल में, कम से कम कितना जोड़े कि कितना बन जाए, ये 5 बन जाए। सोचिए पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं, इस तरह का जब लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल, ठीक है ना। इस तरह का जब जोड़ते हैं तो इसको पैरेलल बोलते हैं। C1 है, C2 है, C3 है, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो डायरेक्ट बोल देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल वाला कहानी होता है। तो अगर मान लेते हैं 2-2 लेते हैं, 2-2 है ना, 2-2-2 3 को लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6, ठीक है, हमको तो लाना है 5। 2 को लेंगे तो बन जाएगा 4, हमको लाना है 5, मतलब एक पैरेलल होना चाहिए। अच्छा पैरेलल में देखिए, सॉरी एक सीरीज भी होना चाहिए। सीरीज में देखिए अगर मान लेते हैं इस तरह से अगर हम लेते हैं तो इसको हम C1 है, C2 है, C3 है, जोड़ने का तरीका बताए थे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, इस तरह से जोड़ते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये ध्यान देना, ये अगर 2 को हम सीरीज में ले लें तो ये 2 है, ये 2 है, सीरीज में है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए। सीरीज में बताया था, सीरीज में 2 हो तो गुना करके जोड़ दो, ऊपर गुना कर दो और नीचे जोड़ दो, तो 4 और इधर भी हो गया 4, आ गया 1 आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिकली है, नहीं तो 1/C1 1/C2 करेंगे तब भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ये बन गया 1, ये 1 हो गया। अगर इसके साथ रटिए नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा। देखिए ये तो 1 हो गया, हमको 4 और चाहिए, 5 लाना है, तो एक अगर पैरेलल में जोड़ दें, सोचिए 2 तो 1 जोड़ा मिला ए और 2 3 हो गया, एक और पैरेलल में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर आपको कितना आया 4। देखिए इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, जुट गया कि नहीं। 2 सीरीज में रखेंगे, 2 पैरेलल में रखेंगे, आंसर मेरा मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर जो होगा आपका कितना हो जाएगा 4। 6 का जो ऑप्शन है कितना होगा ए। समझ में आया ना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इसको मिटा दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्टिविटी। क्या होता है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L, यही होता है। L मतलब लेंथ होता है कंडक्टर की और A मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लेते एक कंडक्टर है, यही ना है, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला A हो गया और इसकी लंबाई हो गया L। इसका रेसिस्टिविटी किन किन बात पर डिपेंड करता है? तो देखिए रेसिस्टिविटी हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? एरिया का। एरिया बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब एरिया बढ़ेगा तभी ना ये बढ़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/लेंथ, मतलब लेंथ घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा और यहाँ भी ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करा एक लेंथ ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, पहले इसको छोड़ देते हैं। बी करा इंक्रीजेज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ ये बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। डिक्रीजेज इन लेंथ, लेंथ घटाएंगे तभी तो बढ़ेगा, मतलब अगर ये देखा जाए तो ऑप्शन इसका बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन कौन कौन सही है? बी भी है और सी भी, ठीक है ना। कंसेप्ट था इसमें, समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, VD बराबर छोटी ई बड़ी ई एम टाउ, यही तो पढ़े हैं, ठीक है ना। ये चार्ज होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, ये होता था रिलैक्सेशन टाइम। तो हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे किससे डाला है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई से डाला है। तो यहाँ तक देखिए, देखो तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, ठीक था, इतना ही तो है। क्वेश्चन नंबर इसका कौन है? ऑप्शन 8 का बी। हो गया, हो गया, समझ में आई ना? आगे बढ़िए। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कि एक चार्ज Q है जो मूव कराया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका जो फोर्स होता है, देखिए लॉरेंज फोर्स का नाम सुने ना। लॉरेंज फोर्स वो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। FL बराबर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, समझ में? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला पढ़ें QE, इलेक्ट्रिक पढ़े ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ें? QE। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ें QVB sin थीटा, यही पढ़ें। वेक्टर के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो QV क्रॉस B होता है। इसका ऑप्शन देख कर बनाइए। इसका जो है यहाँ पे वेक्टर का टर्म वाला लिया है, मतलब यहाँ पे से इसको उठाया तो QV क्रॉस B। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? Q कॉमन आ रहा है, E प्लस V क्रॉस B, ठीक है ना। बस यही है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन कौन होगा? C। इसका जो ऑप्शन आ रहा है C आ रहा है। समझ में आई ना बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पढ़े बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? M है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े थे ना, पोल स्ट्रेन इनटू लेंथ। जैसे समझो ये बार मैग्नेट है, तो मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसका पोल स्ट्रेंथ बताया था, इसकी ताकत M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी M से, और इसका लेंथ मान लो L है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है कैपिटल M बराबर, जैसे इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ मोमेंट पढ़े थे ना, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M बराबर क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों के बीच की लंबाई, हो गया। वही बोला है कि एक बार मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना, मैग्नेटिक मोमेंट कितना? M। तो हम इसको मान लेंगे इस तरह से दिया है। अब कह रहा है इसको 2 पार्ट में कट कर दिया गया इक्वली, तब कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्ट, अलग अलग पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। इसको 2 पार्ट में जब हम कट कर देंगे
तो मैग्नेट को कट करते हैं तो फिर नॉर्थ साउथ में लिए जाता है, लेकिन लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, L/2 हो जाएगा और L/2 हो जाएगा। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए तो पोल स्ट्रेंथ, इसका भी पोल स्ट्रेंथ वही होगा इनटू लेंथ, तो m इंटू लेंथ कितना हो जाएगा L/2। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो ध्यान से देखिए, इसी को तो हम बोलते हैं m, तो यह आ जाएगा m/2। समझ में आई? ऑप्शन कौन हुआ? ऑप्शन हुआ इसका बी। क्लियर है? आसान था, आसान था। मैग्नेटिक मोमेंट दिया था, इसका पोल स्ट्रेंथ ये होता, लंबाई इतना ये दिया है, अलग अलग पार्ट में कट कर देंगे तो L/2 हो जाएगा, इसको रख देंगे, कंपेयर करके देख लेंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करा द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉर 1/2 ε0 E²। इसका आंसर ही याद रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर इसको बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 11 का आप ऑप्शन ही याद रखेंगे कि 11 का जो ऑप्शन होगा 1/2 ε0 E², इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा B² बाई क्या हो जाएगा 2μ0 हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में बदल दिया गया, ε0 को E0 को μ0 में बदल दिया गया। कन्वर्जन कैसे होता है? तो μ0 में जो था 1/4 पाई ε0 था कि नहीं, 1/4 पाई ε0, तो ε0 यहाँ पर डिवाइड था और वहाँ पे क्या था के का जो वैल्यू था μ0/4 पाई था। ठीक है, तो यहाँ देखिए μ0 ऊपर है, ε0 नीचे है, तो यहाँ नीचे है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ऊपर। उसी प्रकार यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डिवाइड। ट्रिकली बोल रहा है याद करने के लिए, ट्रिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में। ई और बी तो सेम ही है, उस तरह से हम याद रखेंगे। समझ में आई ना? फिर से 1/2 ई याद होना चाहिए। ए आपको याद है ना, 1/4 पाई ε0 नीचे होता है, μ0 ऊपर होता है। इसका वैल्यू कुछ भी हो, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं 9×10⁻⁹ होता है। इसका वैल्यू जानते हैं कितना होता है 10⁻⁻7 होता है, जो भी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका लिख रहे हैं तो 1/2 बी ई के जगह पे हम लिख देते हैं बी, ε0 के जगह पे E0 के जगह पे μ0 आ जाएगा। लेकिन E0 गुना में है तो μ0 भागा में होना चाहिए। देखिए दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो यहाँ भागा में आएगा तो मतलब 1/μ0 आएगा और क्या आ जाएगा B/2 μ0 हो जाएगा। हो तो गया, ठीक है ना। ये ऐसे याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये तो और बड़ा हो जाएगा, आंसर ना याद रखो। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है, ठीक ना, और मैग्नेटिक और सेंटर पे जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है। देखिए एक सर्कुलर कॉइल है, अगर इसमें करंट क्या इतना कर रहा है I दौड़ रहा है, इसका रेडियस r है, इसका सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर μ0 I/2r होता है। ठीक है, तब कह रहा है कि बताइए कि इस एक्सिस से कितना दूर जाएं, r का वैल्यू बताइए कितना दूर जाएं जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसका B/8 पार्ट मिल जाए हमको। ठीक है ना, B/8 पार्ट हमको मिल जाए, जिसका हम ऑप्शन नहीं याद रखेंगे। इसका जो आंसर आता है क्या होता है √3r। अब कैसे होता है अभी समय नहीं है, इतना ही आप जानिए। जो मेन काम का चीज़ है उसको हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ क्वेश्चन का आंसर भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसकी ताकत पोल स्ट्रेंथ m, इसकी ताकत पोल स्ट्रेंथ m। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है ना, और ऐसे क्लोज करते हैं साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ होता है। यही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखना हो, ठीक है ना, डायरेक्शन अगर यहाँ पे बात करें तो डायरेक्शन किधर होगा साउथ से नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ। यहीं पे डायरेक्शन पूछा है क्या होगा, तो साउथ से नॉर्थ पोल। ऑप्शन कितना हो जाएगा ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कितना हो जाएगा ए।
समझ में आया ना। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कीजिए। कह रहा है कि एक वायर है जिसका डाइपोल मोमेंट, एक वायर है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है और लेंथ कितना है, l है। मतलब एक वायर है, ये मान लेते हैं वायर, ये वायर होगा, थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, l है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, इसका m है। तो m कैसा आया होगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी होगा, पोल स्ट्रेंथ होगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो m इंटू एल आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसी वायर को मोड़ के बेंड करके एक सर्कुलर बना दिया, सेमी सर्किल बना दिया गया ऐसे। ठीक है, इस तरह से बना दिया गया, एक सेमी सर्किल बना दिया गया। इस तरह से एक सेमी सर्किल तैयार हो गया, जिसका रेडियस हमको कितना दिया हुआ है, r। तो ये भी रेडियस r हो गया और ये भी रेडियस r हो। जिस प्रकार यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल था, उसी प्रकार यहाँ भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है ना। l क्या है, तो नॉर्थ साउथ पोल के बीच की लंबाई है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा m डैश बराबर क्या होगा, m पोल स्ट्रेंथ तो होगा ना, इसका भी पोल स्ट्रेंथ वही होगा और इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, m इंटू एल, दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी तो यही लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2r। समझ में आया। अब देखिए 2r ऑप्शन में है का, नहीं, पाई के फॉर्म में दिया है का। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये जो वायर को सेमी सर्कल बनाया गया, यही ना लेंथ यही ना है। तो इस लेंथ का फॉर्मूला पढ़े होंगे। सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2, मतलब पूरा सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई है, और आधा का कितना हो जाएगा, पाई r होगा। तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से r की जगह वैल्यू निकालिए, तो r की जगह पे क्या हो जाएगा, l बाई पाई इक्वल टू r हो जाएगा। तो r की जगह पे हम l बाई पाई लिख सकते हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू m इंटू 2 इंटू r की जगह पे क्या लिख सकते हो, l बाई पाई लिख सकते हैं। अब देखिए इस m l को कैपिटल M बोलते हैं, मतलब इन दोनों को क्या बोलेंगे, कैपिटल M बोलेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2m बाई पाई हो जाएगा। समझ में आया। यही ऑप्शन होगा, आपको कंपेयर करके देख लेंगे। इसका आंसर कौन होगा आपका, 2m बाई पाई डी हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है अच्छा क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पे कि इन अ क्लोज सर्किट, एक सर्किट दिया हुआ है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है R बराबर कितना है, 10 ओम, और उसके अंदर कितने टाइम पे 0.25 टाइम तक एक फ्लक्स पास करा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है। फाई बराबर कितना दिया है, 6t² प्लस माइनस है -5t + 1, और टाइम दिया हुआ कितना 0.25, यही तो है। अब कह रहा है इसके में बताइए कितना करंट पास हुआ। करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ में पढ़ा गया था, V बराबर V इक्वल टू वाई आर, आई बराबर क्या होता है, V/R। मतलब पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल तो इसमें है नहीं, R तो दिया है, मेरा काम है V निकालना, लेकिन फ्लक्स दिया है, फ्लक्स दिया है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में, कि EMF बराबर जो फॉर्मूला होता है, V को E लिख सकते हो, यही ना पोटेंशियल है। E बराबर फॉर्मूला पढ़े थे -dφ/dt, पढ़े थे कि नहीं। तो मतलब यहाँ से E, मतलब अगर फ्लक्स को डिफ्रेंशिएशन कर दें तो EMF मिल जाएगा। तो फ्लक्स को डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका कितना हो जाएगा 6t² -5t + 1 dt। इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, माइनस तो बाहर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आता है ना, पावर वाला कहानी। 6 तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t2 - 1, t का स्क्वायर का DC, पावर गुना में फिर पावर में से एक, -5t का DC 1, कांस्टेंट का DC 0, हो गया डिफ्रेंशिएशन। इसको E का वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ से माइनस तो बाहर है, 12t - 5 आया यहाँ तक,
अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो ई इक्वल टू क्या आएगा, ई इक्वल टू देखिए यहाँ पे कि -12, टी का वैल्यू कितना है तो 0.25 है, माइनस कितना है 5, तो ई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ये पॉइंट जाएगा तो नीचे 100 आएगा। 25 में 12 से गुना कीजिए, 25 में 12 से करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा 100, 300 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 300 माइनस 300 बाई 100 माइनस 5, इससे गए ई बराबर है आपका क्या आ गया 3, माइनस साइन रख देते हैं 3 माइनस 5, ई का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 प्लस -3 प्लस 5 मतलब कितना आ गया 2, ए का वैल्यू कितना आ गया 2, आपको ई मिल चुका है, ए मिल चुका मतलब भी मिल चुका, ई के जगह पर रख दीजिए, कितना आया इसके जगह पे 2, आर की जगह पे कितना आया है 10, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 ऑप्शन में है क्या, 1/5 ऑप्शन पॉइंट में दिया है, तो 1/5 को ही भाग देंगे 1 में 5 से, तो कितना आएगा 0.2 आएगा। क्लियर है ना, देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा है ना। 15 का कौन हो जाएगा बी, 15 कौन हो जाएगा बी। अब बताइए इसको आप रट ही लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा, आंसर मार दीजिएगा, हाँ पूरा रट के जाइएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। और 80% सोचिएगा 400 नंबर लाना है, 400 नंबर लाने के लिए आप रट के जाइए, कॉन्फिडेंस से काम कीजिए ना, सोचने से अच्छा है कि पढ़ाई कीजिए। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, बैठकर सोचेंगे नहीं कि कैसे होगा, जब पढ़ने का टाइम था तब मस्ती हुआ, तब तो पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 15 हो गया, 16 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 जो 16 भी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप आंसर मार देंगे 0, कैसे 0 होगा जानिएगा तब ना। अल्टरनेटिंग करंट का करंट दिया हुआ है, I इक्वल टू कितना दिया है 5 cos ओमेगा t, और V बराबर दिया है 200 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो है, दोनों यहाँ पे देखने में लग रहा है ना, यहाँ पे दोनों जो है एक साइन में एक कॉस में, एक साइन में और एक कॉस में। पहला बात कि किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा, इसी को चेंज कर दें साइन में तो कैसे लिखेंगे 5 साइन, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, कॉस थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया, साइन आ गया, साइन आ गया, कंपेयर होता नहीं, पिक वैल्यू होता है I0, करंट पढ़े थे नहीं क्वेश्चन, I0 साइन ओमेगा टी, ये फेज बोलते हैं, पिक वैल्यू मतलब ये I0 दिया है और ये V0 दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है फ्लक्स बताइए, नहीं सॉरी क्वेश्चन में बोल रहा है पावर बताइए, पावर। तो VRM, अब पावर का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi, phi मतलब फेज, VRMS अगर चाहें तो निकाल लें, IRMS निकाल लें, cos phi, तो VRMS का फॉर्मूला पढ़े होंगे, VRMS का क्या होता है V0/√2 होता है ना। अगर निकालना चाहते हो तो ट्रिकली भी बता देते हैं, V0 कितना होगा 200/√2 हो जाएगा। उससे पहले अगर IRMS निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला पढ़े होंगे I0/√2। फॉर्मूला तो आपका रिवीजन हो रहा है ना, VRMS IRMS, तो क्या चीज़ का बात है यहाँ पे, रटना क्यों है, सब पढ़ा दिए हैं। I0/√2, तो I0 का वैल्यू कितना है, I0 का वैल्यू कितना है 5/√2। इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें VRMS की जगह पे IRMS की जगह पे, लेकिन cos phi कितना है, देखिए दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर कितना है -ω t प्लस ω t, अगर काट देंगे तो अंतर कितना आ रहा है 90 डिग्री। मतलब अगर यहाँ पे cos phi कितना आ रहा है cos 90 डिग्री, ना cos 90 डिग्री का मान होता है क्या है, होता क्या है 0, तो सब 0। अगर आप इसको यहाँ पर रख भी देते हैं 200√2 5√2, लेकिन यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में अंतर कितना है 90 का अंतर,
90 का अंतर है, घटा के देखिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अंतर 90 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो सब 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 0 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, 0 किस में है, तो डी में है। समझ में आई ना बात। अगर यही दोनों साइन में रहता तब 0 नहीं होता, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, अगर दोनों साइन में होता तो एंगल कितना हो जाता है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी है, तो cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, फेज का अंतर 0 हो जाता है, तो cos, लेकिन यहाँ फेज का अंतर कितना है, 90, cos 90 का मान होता है 0, तो सब क्या हो गया, 0, आंसर क्या आया, 0, ऑप्शन कौन आया, डी, ठीक है। हाँ, 17 नंबर आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 13.2, ठीक है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एक्सरे का होता है, याद रखेंगे। 18 नंबर ऑप्शन देखिए, तो 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, समझदार, बहुत समझदार है, कह रहा है कि इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े थे ना, उसमें 2 लेंस होता था, एक छोटू एक बड़ू, ये होता था, ठीक ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इसको बोलते थे ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे आँख रखते थे आईपीस, ठीक ना। यहाँ पे यहाँ से रे ऐसे, एक ऐसे, फिर यहाँ से क्या एक ऐसे, और यहाँ से जो इमेज बनता था यहाँ बनता था, ठीक है ना। फिर इसके कारण यहाँ से 2 रे ऐसे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर यहाँ कन्वर्ज कराएगा, फिर एक यहाँ पे आँख रखिएगा अपना, इमेज इधर बनता था, ठीक है ना, बड़ा सा इमेज। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कंपाउंड क्या करता है, मतलब इसका काम, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या किया, देखिए माइक्रोस्कोप का यूज क्यों करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है और थोड़ा सा बड़ा कर देता है, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, रियल और लार्ज। रियल भी होता है, लार्ज भी होता है, और उल्टा भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, अगर इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, रियल भी है, लार्ज भी है, और क्या, रियल भी है, लार्ज भी है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है रियल लार्ज, तो रियल लार्ज मार लेंगे, इन्वर्टेड किसी में नहीं है। हो गया, 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसको किसी लिक्विड में डाल दिया गया है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। कहने का मतलब जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजा जाता है तो लाइट क्या होता है, उसका पाथ चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे समझिए कि मान लेते हैं दोनों का मीडियम सेम है, कलर अलग अलग है। इधर मान लेते वाटर ही है, इधर आपका व्हाइट दिखाई दे रहा है, इधर रेड दिखाई दे रहा है। लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो मीडियम तो सेम ही है ना, कलर ना अलग हो गया, सीधा चला जाएगा। वही बात है कि कोई लेंस है, उसको किसी मीडियम में डाल दिया गया, किसी लिक्विड में डाल दिया गया। लिक्विड में डालने के बाद निकाल कर जब रखा गया तो इसका मीडियम और जहाँ पर रखा गया उसका मीडियम सेम है। ये भी मीडियम म्यू है तो इसका भी मीडियम क्या बन गया, म्यू। तो जब लाइट जब जाएगा इस लेंस से तो क्या होगा, उसको थोड़ा पता है कि लेंस होगा, क्योंकि दोनों को मीडियम क्या हो गया, सेम। तो लाइट का पाथ चेंज ही नहीं करेगा। तो लाइट का पाथ जब चेंज नहीं करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं करेगा, तो कहाँ से फोकल लेंथ बनेगा। तो इसलिए इसका इमेज का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ, मीडियम सेम होने की वजह से पाथ में चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, इन्फिनाइट, बिकम ठीक है, बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल लाइट फ्रॉम मूविंग वन मीडियम टू टू मीडियम। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया है और जो लाइट का स्पीड है एक पहला वाले मीडियम में v है, तो दूसरे वाले मीडियम में पूछ रहा है लाइट का स्पीड। तो क्रिटिकल एंगल में जानते हैं कि क्या होता है, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजा जाता है। तो यहाँ जैसे मान लो इस मीडियम को बोला है फर्स्ट और इस मीडियम को बोला है सेकेंड, ठीक है ना। तो मान लो इस तरह से रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ पहला मीडियम, तो यहाँ पर नॉर्मल डालते हैं। लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए अगर क्रिटिकल एंगल हो तो पूरा लाइट सरफेस पे जाता है। इसको I बोलते हैं और इसको R बोलते हैं। नॉर्मल से मापते थे ना, तो ई आर इसमें कितना हो गया 90 डिग्री और I कितना के बराबर है, थीटा के बराबर, क्रिटिकल एंगल हो गया, ठीक है ना। एक देखिए अब यहाँ पे बोला है कि, और हम ये जानते हैं कि लाइट को जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो इसका कुछ मीडियम अलग होगा, μ1 मान लेते हैं और इसका मीडियम μ2 मान लेते हैं। जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। ये स्नेल्स लॉ यूज कीजिए। इस पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, तो μ1 sin थीटा इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कीजिए कि μ1 का वैल्यू एक तरफ कर देते हैं, ठीक है ना। μ1 का वैल्यू एक तरफ कीजिए तो μ1 बाई μ2 इक्वल टू साइन r बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे μ1 बाई μ2 इक्वल टू साइन r, मतलब साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे साइन 0 साइन 90 डिग्री, r का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि पहले वाले मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है v, इस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है v, तो इसने पूछा है स्पीड बताइए। तो इसे मान लेते हैं v डैश, यही निकालना है v डैश। एक देखो लाइट का स्पीड ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया, हुआ ना। तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन तो पढ़े थे ना कि क्या होता है μ2 1 ऐसा लिखा हो तो μ2 बाई μ1 इक्वल टू, उल्टा होता था कि नहीं, v1 बाई v2। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर μ2 यहाँ पर μ1 बाई μ2 है तो v2 किधर होगा, ऊपर, इसका उल्टा होता है कि नहीं, v2 यहाँ पे हो जाएगा, v1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। जैसे एयर का स्पीड, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले में स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया होगा, इसको देखिए। अब यहाँ पे बनाते हैं, पहले वाले में स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है, फर्स्ट मीडियम कितना दिया है v, इसको निकालना है तुमको, किसको निकालना है, v डैश सेकेंड मीडियम को, और यहाँ से क्या हो गया 1 बाई साइन थीटा। हमको किसका निकालना वैल्यू, v डैश, जिसको इधर भेज देते हैं तो क्या निकलेगा, देखो तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा, v बाई साइन थीटा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्नेल्स लॉ यूज किया गया, म्यू को एक तरफ भेज दिया गया, इसका उल्टा ये होता है, इससे हम जानते हैं, और इसको लाकर v का वैल्यू ला लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर उसी तरह 21 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नीफाई ग्लास है। मैग्नीफाई ग्लास क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। मैग्नीफाई ग्लास जो होता है माइक्रोस्कोप होता है। मैग्नीफाई ग्लास इज नथिंग बट अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है, और कन्वेक्स लेंस को ही मैग्नीफाई ग्लास बोला जाता है। एक कन्वेक्स लेंस है जिससे ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा गया है, उस लेंस से 1 इंच, तो उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके उसको बड़ा कर देता है 5 गुना। ऐसे समझिए कि एक लेंस है, इस लेंस से ऑब्जेक्ट का जो दूरी है 1 इंच पे रखा गया, यू का जो वैल्यू है 1 इंच में दिया है। इंच में दिया है तो डर थोड़े जाएंगे, बनाएंगे कंसेप्ट से, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को 1 दूरी पर रखा गया तो इसका मैग्नीफिकेशन जो है 5 गुना बढ़ गया, ठीक है ना, 5 गुना बढ़ गया है। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है m बराबर फॉर्मूला पढ़ा गया v बाई यू। तो v बाई यू का वैल्यू कितना होगा 5, तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा 5u नहीं हो जाएगा, v बाई यू, तो ये इधर आएगा तो v बराबर 5, u मिल गया, v मिल गया। अब कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ बताइए। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1 बाई एफ बराबर होता है 1 बाई v माइनस 1 बाई यू। यहाँ से f निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 बाई v का वैल्यू कितना है, तो 5u माइनस 1 बाई यू, यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस यू ले लेंगे, यू हमेशा निगेटिव होता है।
अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5u माइनस माइनस प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू कितना, एलसीएम ले लो 5u, 5u से 5u खत्म 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो इसको पलटी मारो f, तो ये भी पलटी मारेगा 5u/6, f बराबर 5u का वैल्यू कितना है 1/6, मतलब 5/6, काटिएगा तो लगभग कितना आएगा 0.8 करके कुछ आएगा, इतना इंच आंसर आएगा। ठीक है, इतना इंच, इसका ऑप्शन कौन आ जाएगा, बी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इंच देगा डरा दिया था, क्वेश्चन में इंच डाल दिया, डर जाइएगा आप। मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, जितना गुना बोलेगा मैग्नीफिकेशन है, v/u, u का वैल्यू निकाल लेंगे, लेंस फार्मूला लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है, कर लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को आ रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया कि कौन सा लेंस यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, कॉन्वेक्स लेंस, पढ़ाया ना, बाकी सब देख लीजिए और कौन कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द फिनोमिना टेकन प्लेस एट द मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसा लाइट जिसका वेवलेंथ क्या हो, सिंगल हो, ठीक ना, उसी को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी प्रिज्म से पास करा दिया जाए, ये प्रिज्म हुआ, मैं जैसे इधर से लाइट गया मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जिसका वेवलेंथ क्या हो, सिंगल हो, तो क्या होगा, डेविएट ना होगा, डेविएशन होगा, ठीक ना, मुड़ जाएगा, मतलब 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। किसी भी रे को पास कराते हैं प्रिज्म से, क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखो तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है। 24 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 2 वेव दिया गया, दोनों वेव को इंटरफेरेंस कराया गया, इंटरफेरेंस कराने के बाद उसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आने का चांस बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा क्वेश्चन है, 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है एक ऑप्टिकल, नहीं 24 नहीं, 24 हो चुका है ना, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वेव दिया है, y1 बराबर क्या है, 4 sin ω t, y2 बराबर क्या है 3 cos ω t, इसी को ना बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर इसको हम a1 बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा a2, सुपरपोज करेगा तो y का नेट वैल्यू, तो सबको जोड़ देते हैं रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ना जोड़ते थे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9, 25 का क्या हो जाएगा 5। 25 का कौन ऑप्शन हो जाएगा, 25 का ऑप्शन कौन होगा, बी। 25 का ऑप्शन हो गया आपका बी। समझ में आया ना, आगे बढ़िए। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है इसमें, 25 का ऑप्शन हो गया आपका बी। उससे पर का क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 का रहा है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में अंतर बताइए। फेज डिफरेंस दिया है तो कह रहा है पाथ डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि फाई बराबर होता है 2π/λ डेल्टा x। फाई को क्या बोलते थे, फेज डिफरेंस, डेल्टा x को बोलते थे पाथ डिफरेंस, यही बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला है पाथ डिफरेंस का वैल्यू बताइए, मतलब डेल्टा x का वैल्यू बताइए, तो डेल्टा x आप निकाल सकते हैं, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ से हम कैसे निकलेंगे, लिखेंगे फाई लैम्डा 2π डेल्टा x। डेल्टा x का वैल्यू निकालना है ना, इसको मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड, तो फाई लैम्डा बाई 2π डेल्टा x। फेज डिफरेंस निकालना था, यही आंसर आएगा। ऑप्शन मार लेंगे, मारिए, देखिए कौन ऑप्शन है, सी। सोचने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 याद रखिएगा,
रिजॉल्विंग पावर जो होता है 1 मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का कौन ऑप्शन होगा? बी। 28 का भी याद रखेंगे, कैसे होता है याद रखिए सब क्वेश्चन, सी, ठीक है ना। 29 का भी याद रखेंगे, सी। 30 का भी याद रखेंगे, बी, ठीक है ना। जो बताने वाला है हम बता दिए। 31 का कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाए थे ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 31 कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या होता है? मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये ऐसा क्वेश्चन 2011 में दिया था। मास नंबर को बोलते हैं ए और एटॉमिक नंबर को बोलते हैं जेड, ए माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही है, ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए माइनस जेड, डी हो जाएगा। जिस दिया था ना, थाइलियम है 230 है, यहाँ पर 90 है, घटाए थे ना। तो मास नंबर एम, एटॉमिक नंबर ए, तो घटा दीजिए। मास नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। इसी तरह बनाते हैं, ए माइनस जेड कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए जो हमारे पास द क्वांटाइज जो चार्ज होता है हमेशा क्वांटाइज ही होता है। टोटल चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियर, मतलब सबके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सब हो जाएगा। फैक्स का मीनिंग पूछ रहा था, फेसिमाइल टेलीग्राफी, ऑप्शन कौन हो जाएगा? 33 का, 33 का बी, 33 का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी प्रकार 34 याद रखेंगे, ए होगा। तो उसी प्रकार 35 भी याद रखेंगे, कौन होगा? बी, बी, बी। 35 का याद रखिएगा, कौन होगा? बी, ठीक है ना भाई। ये सब 8-10 क्वेश्चन जो था उसको हम याद रखेंगे। बाकी जो मेन क्वेश्चन था हम सबको करा दिए हैं, उसको एक बार आप देख लीजिएगा अच्छा से, तभी जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है ना। इसके बाद अगला वीडियो बनेगा आपको 2019 पे।